ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है ईरान की वो कैसी रही है डिप्लोमेसी के लिहाज से, वॉर के लिहाज से, क्योंकि वॉर को तो वो समझते हैं एक मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, वो भी उन्होंने की है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। जी कर्नल साहब। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं कि जिस तरीके से ये दोनों इजराइल और अमेरिका आए थे, तो दे वर ऑफ द व्यू कि मे बी 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, मे बी मैक्सिमम 96 आवर्स के अंदर ये इस कदर शदीद बमबारी करेंगे और फिर ईरान को फाइनली वो ऐतिहासिक घुटनों पे लेकर आ जाएंगे। और अगर आपको याद हो, 28 तारीख को सुबह सुबह जो कुछ उन्होंने जिस तरीके से ईरान की लीडरशिप को खत्म किया, तो टू बी ऑनेस्ट लगता यही था कि नहीं, सिचुएशन बड़ी खराब है, द थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ द ईरान, और वन नेवर नो कि इसके बाद होना क्या है। बट इमेजिन करें कि जिस तरह उनकी फिर लोअर टीयर और लोअर कमांड एक लिहाज से उभर के आई, और जिस तरह उन्होंने फिर इन सारी चीजों को, चाहे कि आप रिटेलिएशन की बात करते हैं, आप ऑपरेशन की बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने डिसेंट्रलाइज करके और फिर उन्होंने इंगेज करना शुरू किया इन मल्टी डायरेक्शनल अटैक की सूरत में, ऐसे मिसाइलों को, ड्रोन्स को, इट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, मैं आपसे बताऊं। एंड प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एक्चुअली जो ईरान ने इस पूरी वॉर के अंदर की है। और आप ये कह सकते हैं कि यानी 27 फरवरी की शाम तक, आप बिल्कुल, वी आर हियर इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया बड़ी परेशान है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और स्पेशली अगर 28 फरवरी की भी बात करते हैं, तो शाम को लगता था कि नहीं, इट इज ऑल ओवर एज फार एज ईरान इज कंसर्न। बट देन सी हाउ द थिंग्स, हाउ द टेबल्स वर टर्न, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो अगली चीज आती है, ईरान की लीडरशिप, ईरान की अवाम और ईरान की मुसल्लह अफवाज, तवे जिसको कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए और इत्तेहाद उनका रहा है, इत्तेहाद जिसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, बार बार अमेरिकी सदर की जानिब से भी कहा गया था कि अवाम बाहर निकले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दैट वाज एक्चुअली द एम, जिसको कहते हैं ना कि अमेरिका का काम ही ये होता था, आया, बमबारी की, तबाही और बर्बादी मचाई कि जी हम आपको आजाद करने आ रहे हैं, लोगों को खड़ा किया, रजीम को चेंज कर दिया। जब हालात थोड़े से फेवर में हुए, वो वहां से निकल गया और उसके बाद उनको लड़ता छोड़ दिया। आज इराक की सिचुएशन देखिए, आप सीरिया को देखें, आप लीबिया को ले लें, मतलब ये इनका एक लिहाज से वतीरा रहा है। बट आई वुड से कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने इस वक्त जो सिचुएशन अमेरिका की है, कि कोई मुल्क अमेरिका के साथ चलने को, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जो है ना, एक लिहाज से किसी भी एक सुपर पावर को जो दे यूज टू क्लेम देमसेल्व्स, अभी तो मैं समझता हूँ कि अब पावर एक मुल्क के अंदर सुपर पावर नहीं रह गई, लेकिन एक्चुअली वो किस तरीके से अमेरिका अपने आप को उन्होंने ह्यूमिलिएट किया। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज मैंने सर्च किया ना कि नेतन्याहू एक्चुअली वाज द मेन फोर्स। और ये हमें जरूर कहना चाहिए कि आप अब नहीं तो मे भी कुछ अरसे के बाद ये चीजें सामने आएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप को भी फिर ब्लैकमेल किया। किसने किया? इजराइल ने किया, इस बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल्स को छुपी तो है कोई नहीं, उसके अंदर एक एक करके एक ऐसी चीजें सामने आएंगी। और जैसे आपने शुरू में कहा था कि इजराइल ने एक्चुअली एक स्पॉइलर के तौर पे एक्चुअली सामने आया, यानी कि उन्होंने इन मुज़ाकरात को स्पॉइल करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, इरफान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस सारे के सारे मुआहदे के अंदर दोनों तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो मौजूद था। दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे पर यकीन नहीं कर रहे थे। 47 साल बाद दो दुश्मनों को एक टेबल पर बिठाया जाता है, लेकिन असल सवाल यह है कि गारंटर कौन है। और इस वक्त जिस तरह अभी कर्नल साहब कह रहे हैं कि कोई भी अमरीकी जो काबीना है या अमरीकी सदर पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर कौन ट्रस्ट करेगा, कौन गारंटी देगा ताकि दोबारा इन पर हमला नहीं किया जाएगा? देखें, दुनिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, उनके अंदर कभी भी किसी भी चीज़ की परमानेंट गारंटी दी जा सकती नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी ये कहा गया था कि अब तक जितने भी सीज फायर या मुआहदे जो हैं वो इजराइल ने अरबों के साथ किए या इजराइल के या पैलेस्टाइन के साथ किए, हमेशा इजराइल ने उनको वायलेट किया। और आपको पता है कि इस वक्त जो इजराइल है उसी के पास जो है वो वाशिंगटन का स्टीयरिंग है। तो जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, वो हमेशा इजरायली ट्यून के ऊपर सवाल भी तो इरफान साहब, सवाल भी तो यही है ना कि अगर स्टीयरिंग उनके पास है, फिर यकीन कौन कराएगा? हमारे डायरेक्ट उनके साथ रवाबत भी नहीं है। देखें, यकीन ईरान करा चुका है।
बुनियादी तौर पर ताकत की जब दुनिया होती है तो ताकत की दुनिया के अंदर आपने ताकत से ही अपनी जो मुखालिफ ताकत होती है उनको ये यकीन दिलाना होता है। जंग करने से पहले इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि ईरान अपनी तारीख की कमजोर तरीन पोजीशन पे है और ये वो पोजीशन है जब हम इसके ऊपर जब बमबारी कर देंगे, इनकी जो टॉप लेयर है उसको हम तबाह कर देंगे लीडरशिप की, तो उसके बाद यहाँ पे रजीम तब्दील हो जाएगा और जैसे हमने वेनेजुएला के अंदर किया था उसी तरह के मामलात यहाँ पे करेंगे और अपने पसंदीदा जो लोग हैं उनको हम रजीम में ले आएंगे। लेकिन ईरान ने 40 दिन की इस जंग के अंदर साबित किया है कि नेशन बिल्डिंग किसको कहते हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अवाम को बाहर निकलने की बात कर रहे थे, तो अवाम बिल्कुल बाहर निकली है। जिस तरह अभी जो है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी जो है तुर्की में मौजूद हैं, डिप्लोमेसी फोरम से खिताब कर रहे थे। मैं आपसे ये भी ज़रा सवाल करना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी जो हमारी डिप्लोमेसी अब तक रही है, हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी रही है डिफेंडिंग रही है, और आपको लगता है कि अब हम थोड़ा सा आगे चल के अपने जो डिप्लोमेसी मसल्स हैं उनको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ डिप्लोमेसी कर सकेंगे? देखिए, इस वक्त करंटली जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की है इसको हम आईआर की जुबान में शटल डिप्लोमेसी कहते हैं। और शटल डिप्लोमेसी ऐसी होती है कि जब आप दो फ्री कैन के दरमियान में जो मेडिएशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो आप दोनों फ्री कैन के पैगामात को रिसीव करते हैं और दूसरे फ्रीक तक पहुंचाते हैं। तो आप देखते हैं कि एक ही वक्त में हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो आपको रियाज में नजर आते हैं और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो आपको तेहरान में नजर आते हैं। और मेरा ख्याल है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब दुनिया के वाहिद शख्स होंगे जो किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कॉल भी कर सकते हैं और किसी भी वक्त ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो भी उनको रिसीव कर सकती है। तो मतलब इतना क्रेडिबल जो सफारतकारी है वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले हमें इस तरह की मिसाल नहीं मिलती है। अगरचे इससे पहले यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और सिविलियन डिप्लोमेसी ये एक ज्वाइंट वेंचर था जिसके अंदर पाकिस्तान कामयाब रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो एक बड़ी टाइट रोप के ऊपर चला है। मतलब हमेशा सफारतकारी के अंदर जब दो मुख्तलिफ मफादात या 180 के एंगल से डिफरेंट जो पॉलिसीज रखने वाले ममालिक होते हैं, आपने जब दोनों के साथ दोस्ती रखनी है, एक तरफ आपको ईरान नजर आ रहा है, एक तरफ रियाद नजर आ रहा है, एक तरफ आपको बीजिंग नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपको वाशिंगटन नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तमाम इलाकाई और आलमी ममालिक के मफादात को भी मलहूज़ा खातर रखा, इलाकाई ममालिक के मफादात को भी मलहूज़ा खातर रखा और अपने कौमी मफादात को भी मलहूज़ा खातर रखते हुए जिस तरह से खूबसूरती से एक तवाज़ुन कायम किया अपनी डिप्लोमेसी के अंदर, ये हम एक पूरी एक केस स्टडी है कि एक ही वक्त में देखें, पहले दुनिया जो थी वो मल्टीपोलर थी, यूनिपोलर थी तो एक के साथ लोग हो गए, बाइपोलर थी तो एक आधे इधर हो गए आधे, अब मल्टीपोलर है तो आपने मल्टी अलाइनमेंट करनी है और पाकिस्तान ने इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर मल्टी अलाइनमेंट करके दिखा दी है कि किस तरह से एक मुल्क जब दुनिया की बड़ी ताकतें। ठीक है इरफान साहब, आप